नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज का वीडियो एसएससी एमटीएस को लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह आपके सक्षम प्रस्तुत करने की हमारे द्वारा पूरी कोशिश की गई है। साथियों, बिना समय गवाए चलेंगे प्रश्नों की ओर। वीडियो में आगे जाने से पहले साथियों, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब कर हमसे नहीं जुड़े हैं तो इसी तरह के प्रश्नों के संग्रह के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमसे जरूर जुड़ जाइए। और साथियों, वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक भी अवश्य कर दीजिएगा। चलेंगे बिना समय गवाए प्रश्नों की ओर। आज का आपका पहला नंबर प्रश्न है साथियों, किस महाद्वीप में एटलस पर्वत स्थित है? तो ऑप्शन ए में दिया गया है एशिया, ऑप्शन बी में अफ्रीका, ऑप्शन सी में ऑस्ट्रेलिया और ऑप्शन डी में यूरोप। सही उत्तर हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर बी अर्थात अफ्रीका। अफ्रीका महादेश में साथियों, अफ्रीका महादेश में आपका एटलस पर्वत स्थित है। एसएससी एमटीएस का प्रीवियस ईयर प्रश्न है, आप इसे याद रखिएगा। चलेंगे उसके बाद अगले नंबर प्रश्न की ओर। अगला नंबर प्रश्न में साथियों, प्रश्न संख्या दूसरा में आपसे पूछा गया है, किस महाद्वीप को पठारीय महाद्वीप भी कहते हैं? तो पठारीय महाद्वीप के नाम से किस महाद्वीप को जानते हैं उसे देख लेंगे साथियों। ऑप्शन ए में दिया गया ऑस्ट्रेलिया महादेश, ऑप्शन बी में एशिया, ऑप्शन सी में यूरोप और ऑप्शन डी में अफ्रीका। साथियों, पठारीय महादेश के नाम से हम लोग अफ्रीका महादेश को ही जानते हैं। किस महादेश को? अफ्रीका महादेश को ही जानते हैं साथियों, आप इसे भी याद रखिएगा। उसके अलावा आपको बता दें कि विश्व में कितने महादेश है, तो आपको याद रखना है साथियों 7 महादेश है, जिसमें सबसे बड़ा महादेश की यदि बात किया जाए तो आपका एशिया हो जाएगा। एशिया महादेश साथियों विश्व का सबसे बड़ा जनसंख्या की दृष्टि से एवं क्षेत्रफल दोनों की दृष्टि से सबसे बड़ा महादेश है। उसके अलावा सबसे छोटा महादेश की यदि बात किया जाए तो सबसे छोटा महादेश साथियों आपका क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया महादेश जिसका नाम बदल के साथियों ओशनिया भी कर दिया गया है, तो आप चाहे ओशनिया रहे ऑप्शन में या फिर ऑस्ट्रेलिया, दोनों को ही याद रखिएगा। उसके बाद चलेंगे अगले नंबर प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या तीसरा है साथियों आपका, महालनोबिस मॉडल किस पंचवर्षीय योजना में लागू किया गया था? महालनोबिस मॉडल आपसे पूछा गया है साथियों, तो आप इसे भी याद रखिएगा कि ऑप्शन देख ले। सबसे पहले ऑप्शन ए में है तीसरी पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन बी में है साथियों पहली पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन सी में है चौथी पंचवर्षीय योजना और ऑप्शन डी में है साथियों दूसरी पंचवर्षीय योजना। साथियों आपको बता दें, महालनोबिस जो मॉडल था ये दूसरी पंचवर्षीय योजना अर्थात ऑप्शन डी आपका दूसरी पंचवर्षीय योजना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। साथियों आप बताएंगे कि दूसरी पंचवर्षीय योजना का सबसे अधिक जो जोर था साथियों किस पे दिया गया था, तो आपको ये बात भी याद रखना है कि उद्योगों पर। साथ ही साथ आपको याद रखना है साथियों कि पहली पंचवर्षीय योजना का मॉडल किस पे आधारित था, तो आपको याद रखना है साथियों कि पहली पंचवर्षीय योजना का मॉडल जो आधारित था हेरोड डोमर मॉडल आपको याद रखना है साथियों, हेरोड डोमर मॉडल। तो आपको ये बातें याद रखनी है। उसके अलावा साथियों यदि बात करें कि पहली पंचवर्षीय योजना सबसे अधिक जोर साथियों किस पे दिया गया था, किसके उत्पादन पर, तो कृषि अर्थात प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले कृषि पर सबसे अधिक ध्यान दिया गया था और यह आपका पहला पंचवर्षीय योजना था। साथियों आपको बताना है कि पहला पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चला था, तो आपको बता दें उसे भी आप जान के रहिए ताकि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। आपको याद रखना है साथियों 1951 से 1956 ईस्वी तक, 1951 से 1956 ईस्वी तक भारत में पहली बार पंचवर्षीय योजनाओं का शुभारंभ हुआ था। ये प्रश्न आपके एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं और पूछे जाने की कई अधिक संभावना है, तो आप इसे भी याद रखिएगा। और अगला नंबर प्रश्न है प्रश्न संख्या 4, आपसे पूछा गया है सर्वाधिक देशों वाला महाद्वीप कौन सा है? सर्वाधिक देशों वाला महाद्वीप कौन सा है? तो साथियों ऑप्शन ए में है एशिया, ऑप्शन बी में है यूरोप, ऑप्शन सी में है उत्तरी अमेरिका और ऑप्शन डी में है अफ्रीका। आपको बता दें सबसे अधिक देशों वाला महाद्वीप जो है अफ्रीका महाद्वीप है। ऑप्शन डी बिल्कुल आपका सही उत्तर हो जाएगा। साथियों आपको इसे याद रखना है। उसके बाद चलेंगे प्रश्न संख्या 5 की ओर, जिसमें कि आपसे पूछा गया साथियों, प्रश्न संख्या 5 को आप देख सकते हैं, आपसे पूछा गया है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना भारतीय शासक ने किया था? किस भारतीय शासक ने किया था? तो साथियों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए साथियों, क्योंकि यह प्रश्न आपके एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। ऑप्शन ए में दिया गया है समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी में विष्णुगुप्त, ऑप्शन सी में कुमारगुप्त प्रथम और ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो साथियों आपको सही उत्तर बता दे, सही उत्तर हो जाएगा आपका कुमारगुप्त नामक भारतीय शासक ने नालंदा नामक एक प्रसिद्ध विश्वविद्यालय की जो है स्थापना की थी। और साथियों आपको बता दें इस विद्यालय में लगभग 10,000 से अधिक विद्यार्थी
पढ़ते थे एवं इन्हें पढ़ाने के लिए 2000 से अधिक शिक्षकों की व्यवस्था थी। साथियों, प्राचीन काल में यह विद्यालय अत्यधिक प्रसिद्ध एवं महत्वपूर्ण शिक्षा का केंद्र रहा था, जो कहाँ स्थित है साथियों? बिहार के नालंदा जिले में स्थित है नालंदा विश्वविद्यालय। इसकी स्थापना कुमारगुप्त प्रथम ने की थी। चलेंगे उसके बाद अगले नंबर प्रश्न में। अगला नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया है साथियों, विजय हजारी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो साथियों, ये प्रश्न आपके एमटीएस के एग्जाम के लिए साथियों काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि साथियों ट्रॉफियों से संबंधित प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपसे पूछा गया है विजय हजारी ट्रॉफी। ऑप्शन देख लें आप। आपको ऑप्शन ए में दिया गया है हॉकी, ऑप्शन बी में फुटबॉल, ऑप्शन सी में क्रिकेट, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो साथियों आपको बता दें, विजय हजारी ट्रॉफी का जो संबंध है आपका क्रिकेट खिलाड़ी है, जो भारत का एक प्रसिद्ध खेल बन चुका है। चलिएंगे साथियों अगले नंबर प्रश्न की ओर। आपका अगला नंबर प्रश्न है प्रश्न संख्या 7। आपसे पूछा गया है अफ्रीका महाद्वीप में प्रभावित होने वाली सबसे लंबी नदी। विश्व की सबसे लंबी नदी साथियों यह है आपका अफ्रीका महादेश में बहने वाली। तो आपको ऑप्शन ए में दिया है कांगो नदी, ऑप्शन बी में नील नदी, ऑप्शन सी में है नाइजर नदी और ऑप्शन डी में है जेम्बेजी नदी। तो साथियों आपको सही उत्तर बता दें कि सही उत्तर हो जाएगा इसका नील नदी। नील नदी दुनिया की सबसे लंबी नदी है और यह अफ्रीका महादेश से होते हुए साथियों प्रभावित होती है। आपको ये बात याद रखनी है। और उसके बाद यदि आपसे पूछ लिया जाए कि दुनिया की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है, तो आपको ये बात भी याद रखना है, अमेजन नदी। अमेजन नदी साथियों दुनिया की सबसे चौड़ी नदी है। और साथियों नाइजर नदी को तेल नदी के नाम से भी जाना जाता है। किस नदी के नाम से? तेल नदी के नाम से जाना जाता है। आपको ये बात भी याद रखनी है। चलेंगे अगले नंबर प्रश्न की ओर। अगला नंबर प्रश्न है प्रश्न संख्या 8। आपसे पूछा गया है साथियों, भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? यह साथियों हिस्ट्री से काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका, हिस्ट्री के प्रश्नों में से। ऑप्शन ए में दिया है कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी में है इल्तुतमिश, ऑप्शन सी में है केकुबाद, ऑप्शन डी में साथियों आराम शाह। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? गुलाम वंश की स्थापना कब और किसने की थी साथियों? आपको बता दें, गुलाम वंश की स्थापना भारत में 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक, जैसे साथियों लाख बख्श की उपाधि भी दी गई है, क्योंकि ये अपने दान के दौरान लाखों रुपया का दान कर दिया करते थे। और साथियों इसके अलावा आपको ये बात भी बता दें कि भारत में सबसे ऊंची मीनार जो है आपका कुतुब मीनार का निर्माण भी इसी ने आरंभ करवाया था। ठीक है साथियों, गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक, इसी ने भारत के सबसे ऊंचे मीनार कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ करवाया था। और साथियों इसे लाख बख्श की उपाधि भी दी जाती है। साथियों वीडियो में आगे चलने से पहले, अगले नंबर प्रश्न को देखने से पहले आपको बता दें, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमसे नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे ज़रूर जुड़ जाइए, ताकि लगातार आपका इसी प्रकार से तैयारी बेहतरीन हो सके। अपने जीके जीएस के बेस को साथियों आपको स्ट्रॉन्ग करना है, तो साथियों इस चैनल को आपको अवश्य सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से प्रतिदिन आपके लिए जीके जीएस के प्रश्नों का संग्रह प्रस्तुत किया जाता है, जो साथियों एग्जाम को ध्यान में रखकर बनाई जाती है। उसके अलावा यदि आप चाहते हैं कि पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री में मिले, ये सारा कुछ पीडीएफ, ताकि कम समय में आप इसका रिवीजन कर सकें, तो साथियों हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और साथियों हमारे पढ़ाने का तरीका और वीडियो यदि आपको पसंद आ रही होगी तो वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कर दीजिए, ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। चलेंगे उसके बाद अगले नंबर प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 9 है साथियों आपका। आपसे पूछा गया है टिहरी बांध भारत के किस राज्य में स्थित है? टिहरी बांध साथियों काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपको ऑप्शन ए में दिया गया है पंजाब, ऑप्शन बी में उत्तराखंड, ऑप्शन सी में हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी में बिहार। सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी अर्थात उत्तराखंड। उत्तराखंड में स्थित है साथियों टिहरी नामक बांध। चलेंगे उसके बाद अगले नंबर प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 10 में आपसे पूछा गया साथियों, गेहूं के उत्पादन में कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त मानी जाती है? तो साथियों आपको ऑप्शन ए में दिया गया है काली मिट्टी, ऑप्शन बी में दोमट मिट्टी, ऑप्शन सी में जलोढ़ मिट्टी और ऑप्शन डी में लाल मिट्टी। साथियों बात करें गेहूं के उत्पादन के लिए, तो सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में होती है, सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन साथियों। और इसके लिए दोमट मिट्टी सबसे अधिक जो है लाभप्रद होती है, अर्थात दोमट मिट्टी में गेहूं का उत्पादन सबसे अधिक मात्रा में होता है। आपको ये बात याद रखनी है। उसके अलावा साथियों आपको ये बात भी बता दें कि काली मिट्टी में सबसे अधिक कौन सी फसल उत्पादन की जा सकती है या की जाती है साथियों? तो आपको ये बात याद रखनी है, क्योंकि आपके एग्जाम में प्रीवियस ईयर का प्रश्न है। साथियों आपको बता दें
काली मिट्टी में सबसे अधिक मात्रा में कपास की खेती होती है। क्यों साथियों? क्योंकि कपास के खेती के लिए सबसे अधिक जो उपयुक्त होती है, जिसमें अधिक मात्रा में साथियों खाद्य पोषक तत्व होते हैं फसल के उत्पादन के लिए, वो आपके काली मिट्टी में पाई जाती है और इसमें लंबे समय तक जल को शोषित करने की क्षमता होती है साथियों, अवशोषित कर रखने की क्षमता होती है। इसलिए काली मिट्टी को काली कपासी मिट्टी भी कहते हैं। तो आप इसे याद रखिएगा। दोमट मिट्टी गेहूं के उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। उसके अलावा काली मिट्टी कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। साथियों, प्रश्न संख्या 11 में आपसे पूछा गया है किसी उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होता है। तो साथियों, सर्वप्रथम आप जान लें कि पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है। पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन होता है। पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन अर्थात किसी पदार्थ में हाइड्रोजन की मात्रा, किसी पदार्थ में हाइड्रोजन की मात्रा को ही हम लोग पीएच स्केल से मापते हैं। तो साथियों, आपको बता दें पीएच स्केल कुछ इस प्रकार से होता है, जिसमें 0 से साथियों 0 से 14 तक के अंक निर्धारित होते हैं और बीच में इनमें 7 आता है। साथियों, आपको पता ही होगा 0 से 14 के बीच में 7 आता होगा। तो साथियों, सबसे पहले आप जान लीजिए कि 0 से 14 के बीच में जो आपके 0 से 7 के मध्य में आता है उसको हम लोग अम्ल के नाम से अर्थात एसिड के नाम से जानते हैं। और 7 से अधिक और 14 से कम वाले पदार्थों को साथियों जिसकी हाइड्रोजन की मात्रा होती है उसको हम लोग क्षार के नाम से जानते हैं। और इसके अलावा साथियों जो साथ में रहता है, मध्य में रहता है, केंद्र में, उसे साथियों हम लोग उदासीन के नाम से जानते हैं। क्या इसके नाम से साथियों? उदासीन के नाम से। तो उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होना चाहिए साथियों? आपको खुद ही अंदाजा हो जाएगा कि उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होगा, क्योंकि साथियों 7 मध्य में होता है और ना ही ये अम्ल होता है और ना ही यह क्षार होता है, इसलिए उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। 7 से कम वाले पदार्थों को हम लोग अम्ल कहेंगे और 7 से अधिक वाले पदार्थों को जिनका पीएच मान अधिक है उसको हम लोग क्षार कहेंगे। उसके अलावा साथियों सबसे अधिक मात्रा में यदि पीएच स्केल से पूछा जाता है तो रक्त का पीएच मान पूछा जाता है कि एक स्वस्थ मनुष्य में रक्त का पीएच मान कितना होता है। तो साथियों आपको ये बात याद रखनी है कि 7.4 एक सामान्य व्यक्ति में रक्त का पीएच मान होता है। 7.4 साथियों काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको ये बातें याद रखनी है। उसके बाद चलेंगे अगले नंबर प्रश्न की ओर। अगला नंबर प्रश्न है साथियों प्रश्न संख्या 12। आपसे पूछा गया है भारतीय रिजर्व बैंक अर्थात आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे। सबसे पहले साथियों आपको बता दें भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी। तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की यदि बात करें तो 1 अप्रैल साथियों आपको याद रखना है, बात काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके लिए। 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। कब साथियों? 1 अप्रैल 1935 को। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके एग्जाम को लेकर। और साथियों कोई भी जनरल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं चाहे आप, ये प्रश्न आपके एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, हजारों बार पूछे जाने वाला प्रश्नों में से एक है साथियों, क्योंकि ये प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। और इसका राष्ट्रीयकरण की यदि बात किया जाए तो भारतीय रिजर्व बैंक अर्थात आरबीआई की राष्ट्रीयकरण 1949 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था साथियों? 1949 में इसका क्या हो गया? राष्ट्रीयकरण हो गया था। तो साथियों आपसे पूछा क्या गया है कि इसके पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे। सबसे पहले आप देख लीजिए कुछ ऑप्शंस को। तो ऑप्शन ए में दिया गया है सी.डी. देशमुख, ऑप्शन बी में सुकुमार सेन, ऑप्शन सी में अमर्त्य सेन और ऑप्शन डी में साथियों श्री राजगोपालाचारी। साथियों यदि आरबीआई के प्रथम गवर्नर जनरल की बात करें तो ऑप्शन ए में दिया गया है सी.डी. देशमुख आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सी.डी. देशमुख, आपको ये बातें याद रखनी है। यदि साथियों बात करें कि सी राजगोपालाचारी की कुछ विशेषता की, क्योंकि इनसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो सी राजगोपालाचारी साथियों स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे साथियों। सुकुमार सेन की बात किया जाए तो ये प्रथम चुनाव आयुक्त थे साथियों, भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त थे। अमर्त्य सेन साथियों अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्ति थे। तो साथियों आशा करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। साथियों सी.डी. देशमुख भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे, आपको बातें याद रखनी है। चलेंगे उसके बाद अगले नंबर प्रश्न की ओर। अगला नंबर प्रश्न है प्रश्न संख्या 13। प्रश्न संख्या 13 में साथियों आपसे पूछा गया है किस वायसराय को भारतीय रेलवे का जनक कहा जाता है। यह भी प्रश्न साथियों आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है, कई बार पूछे गए हैं। भारतीय रेलवे का जनक किसे कहते हैं। तो साथियों आपको बता दे ऑप्शन ए में है लॉर्ड डफरिन, ऑप्शन बी में है लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन सी में है लॉर्ड हार्डिंग और ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। लॉर्ड डलहौजी को साथियों भारतीय रेलवे का जनक कहा जाता है, क्योंकि यही एक गवर्नर जनरल थे जिनके शासनकाल में भारत में पहली बार जो है रेल चली थी। तो आपको ये बात याद रखनी है। चलेंगे साथियों अगले नंबर प्रश्न की ओर। साथियों अगले नंबर प्रश्न को देखने से पहले यदि आपने हमारे
वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो साथियों लाइक का बटन अवश्य दबा दीजिए, ताकि लगातार साथियों इसी तरह के प्रश्नों का संग्रह आपके लिए लाते रहे। और साथियों आपको वीडियो कैसी लग रही है कमेंट करके जरूर बताइएगा, चाहे कुछ सुधार करने की बात हो या साथियों आपको वीडियो कैसी भी लग रही हो, आप कमेंट जरूर कर दीजिएगा। चलेंगे उसके बाद अगले नंबर प्रश्न की ओर। प्रश्न में साथियों पूछा गया आपसे शुंग वंश की स्थापना किसने की। शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? तो साथियों ऑप्शन ए में दिया गया है पुष्यमित्र शुंग, ऑप्शन बी में है अग्निमित्र शुंग, ऑप्शन सी में है वसुश्रेष्ठ शुंग और ऑप्शन डी में है वसुमित्र शुंग। आपको याद रखना है साथियों कि शुंग वंश के संस्थापक के रूप में हम लोग पुष्यमित्र शुंग को जानते हैं, पुष्यमित्र शुंग को जानते हैं। आपको ये चीज याद रखना है, यह भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद साथियों आज का यह आपका अंतिम नंबर प्रश्न होने वाला है, क्योंकि साथियों वीडियो काफी लंबी ना हो जाए इसलिए हम लोग यहीं पे इसे विराम देंगे, लेकिन काफी अधिक प्रश्न है आपके लिए। साथियों इन प्रश्नों को हम लोग अगले वीडियो के माध्यम से आपके सक्षम रखने का प्रयास करेंगे। उसके लिए साथियों आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे अवश्य जुड़ जाइएगा। तो 15 नंबर प्रश्न यानी कि आज के अंतिम नंबर प्रश्न में आपसे साथियों पूछा गया है टाइफाइड और हैजा निम्नलिखित में से किसके विशिष्ट उदाहरण है। तो किसके विशिष्ट उदाहरण है साथियों? तो ऑप्शन ए में है संक्रमण रोग के, ऑप्शन बी में है वायु जनित रोग के, ऑप्शन सी में है जल जनित रोग के, ऑप्शन डी में है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो साथियों आपको बता दें साथियों टाइफाइड और हैजा नामक जो बीमारी है साथियों जल जनित रोग है। कौन सा रोग है साथियों? जल जनित रोग है। आपको ये चीज याद रखनी है, काफी महत्वपूर्ण है साथियों। एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है आपके एसएससी एमटीएस में। तो साथियों आपने इन सारे प्रश्नों को आज की इस वीडियो में देखा, आशा करेंगे कि आपको वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। और साथियों ये सारा प्रश्न जो प्रीवियस ईयर के प्रश्नों के साथ साथ वे सारे प्रश्नों का संग्रह है, जहां से साथियों आपके प्रश्न पूछे जाने की बहुत अधिक संभावना है। साथियों मिलेंगे अब अगले वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, साथियों महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो साथियों मिलते हैं अगले वीडियो में।